कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कठिनाइयों की विवेचना करते हुए ऐबक का मूल्यांकन, यानी आज का हमारा प्रश्न है भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो महमूद गोरी का एक गुलाम था या दास था, उसका जीवन परिचय बताना है भी वो कहाँ से आया था, क्या उन्होंने और कैसे ये गोरी के संपर्क में आया। फिर जब 1206 के अंदर महमूद गोरी की मृत्यु हो जाती है और वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में जब दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, था तो एक गुलाम एक दास था, लेकिन कैसे वो एक दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, लेकिन जो अमीर या सिले जो सिपह सालाकार की जो पदवी थी उसी पदवी तक सीमित रहा तथा सुल्तान के पद को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो उसके यानी जो पद पाने के लिए उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई, उनकी हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे तथा अंत में करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन, यानी भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका मूल्यांकन, यानी ये यानी देखने में कैसा था या जो शासन इसका था वो कैसा था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। अब देखो जो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले जब मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया था उस समय हमने एक यानी सामान्य सी जानकारी ली थी भी जो 1707 था, उसके बाद में जब 1206 यानी का जो समय था वो भारत के अंदर तुर्क या जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन जब 1206 के अंदर महमूद गोरी की मृत्यु हो जाती है जो अंतिम तुर्की शासक था, उसके समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ में ही भारत के अंदर आता है, तब उसके समय में क्या परिस्थितियां थी। तो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान चमकने वाला, चंद्रमा के समान चमकने वाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये जो शब्द है ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान चमकने वाला। सर्वप्रथम ये कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर जब आगमन होता है तो सन 1192 के अंदर जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय जब युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर महमूद गोरी के साथ में आता है। महमूद गोरी के साथ में यहाँ तराइन का जो युद्ध होता है, यानी पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का शासक था उस समय, उसके साथ में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 के अंदर, तथा उस युद्ध के अंदर महमूद गोरी जब विजेता रहता है तथा उसकी जब जीत होती है, उस जीत के बाद में जब महमूद गोरी यहाँ से वापस जाता है, तब इनके द्वारा जो जितने भी जो महमूद गोरी द्वारा भारत के अंदर जितने भी जो जीते हुए क्षेत्र थे, उस जीते हुए क्षेत्रों का इसको सिपह सालार या अमीर नियुक्त कर जाता है, सिपह सालार या अमीर के पद पर नियुक्त कर जाता है। कौन? जब 1192 के अंदर तराइन का जब युद्ध महमूद गोरी जीत लेता है। तो अब जब हम इस ऐबक के बाद, ऐबक का जब शासनकाल प्रारंभ होता है 1206 के अंदर, तो उससे पहले ये पढ़ते हैं भी ऐबक ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने जो महमूद गोरी के साथ में कौन कौन से युद्धों में भाग लिया और कौन कौन से युद्धों के अंदर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो 1192 का तराइन का युद्ध था उसमें महमूद गोरी के साथ में अपने सैन्य संचालन का परिचय दिया तथा उसके विजेता होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद में जब 1194 के अंदर एक जगह है चंदावर, और चंदावर का उस समय शासक था जयचंद गहड़वाल। इस जयचंद गहड़वाल को जब पराजित करता है उसमें भी किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी चंदावर के युद्ध के 3 साल बाद यानी 1197 के अंदर गुजरात के ऊपर ये आक्रमण करता है महमूद गोरी। किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। और उस गुजरात के ऊपर जब आक्रमण होता है उस समय वहां का जो शासक था भीम द्वितीय, इस भीम द्वितीय के साथ में भी युद्ध के अंदर ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। फिर जब 1202 के अंदर फिर यही कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1202 के अंदर बुंदेलखंड के युद्ध में अपने सैन्य संचालन का परिचय देता है तथा सैन्य संचालन का परिचय देने के बाद में यहाँ का जो बुंदेलखंड के अंदर जो शासक था उसका नाम था परमर्दी देव। शासक कौन था? परमर्दी देव। इस परमर्दी देव को भी जब ये पराजित कर दे, जब 1205
1205 या 1206 के अंदर जब महमूद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध जो एक अफगानिस्तान की एक जाति थी जाट वंश की, उनके विरुद्ध जब अभियान किया, उस अभियान में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अब 1205 के अंदर खोखरों को पराजित करके जब यानी ये जो महमूद गोरी गजनी की ओर लौट रहा था, तब गजनी की ओर जब लौट रहा था तो उस समय जो भारत के अंदर उनके जो जितने जीते हुए क्षेत्र थे, उस जीते हुए क्षेत्रों का उत्तराधिकारी के रूप में किसको नियुक्त करके जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके जाता है। लेकिन जैसे ही 1206 के अंदर कोई इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता है तथा दिल्ली के ऊपर एक नए राजवंश की स्थापना करता है। जो हमने पीछे बात की थी, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सल्तनत था 1206 से लेकर 1206 से लेकर यानी 1526 तक का जो शासन काल था, उस समय 5 राजवंशों ने शासन किया अलग अलग, जिसमें पहले था गुलाम वंश, फिर उसके बाद में खिलजी, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश और उसके बाद में लोधी वंश। और जैसे इब्राहिम लोधी की 1526 में हत्या होती है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? मुगल काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जब 1205 के अंदर खोखरों को पराजित करके यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यानी जब यहाँ के जो जितने विजित क्षेत्र थे मोहम्मद गोरी के, वो सभी के सभी किसके हाथों में सौंप जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप करके, और यहाँ से गौर जाता है। लेकिन 1206 के अंदर जो अफगानिस्तान के खोखरा जो जनजाति थी, यानी जाटों की एक जाति थी, उनके द्वारा इसी अफगानिस्तान नामक स्थान पर 1206 के अंदर महमूद गोरी की हत्या कर दी जाती है। फिर जब महमूद गोरी की हत्या की जाती है, उस समय ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये महमूद गोरी का ये गुलाम हुआ करता था, दास हुआ करता था। उसी समय ये दिल्ली सल्तनत का जब 1206 के अंदर प्रारंभ होता है, और इसी दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यानी स्थापित किया गया गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम संस्थापक किसको कहा जाता है? भारत के अंदर प्रथम जब यानी पूर्ण रूप से मुस्लिम संस्थापक किसने की थी? जो मुस्लिम समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? दिल्ली सल्तनत की थी। जो दिल्ली सल्तनत था, यानी जो दिल्ली सल्तनत था उसका भी संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि ये महमूद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तथा वह जब यानी जब वो 1205 के अंदर खोखरों के विरुद्ध आक्रमण करता है, उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने महमूद गोरी को विजय दिलाने में। तब ये यहाँ भारत का जितना भी प्रशासन था वो किसके हाथ में छोड़कर चला गया? यानी ये कह सकते हैं भी भारत का यहाँ सूबेदार कह सकते हैं, अधिकारी कह सकते हैं, या यानी सिपह सलाहकार या अमीर के रूप में यहाँ के पद पर विराजमान करके और महमूद गोरी वापिस चला जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो महमूद गोरी का गुलाम था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर गद्दी पर विराजमान होता है, उस समय एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश के अन्य नाम है जिसको कहते हैं मामलूक वंश। फिर इसी का एक अन्य नाम है दास वंश। इसी का एक अन्य नाम क्या है? दास वंश। या इसी का एक और अन्य नाम है जिसको हम कह सकते हैं आदि तुर्क वंश। इसी का एक और अन्य नाम क्या है? आदि तुर्क वंश। अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो वंश चलाया था गुलाम वंश, उसके अन्य नाम क्या थे? मामलूक वंश। मामलूक वंश का मतलब ये होता है भी एक स्वतंत्र माता पिता की जो संतान होती है वो आगे चलकर किसी गुलाम या दास के रूप में किसी व्यापारी द्वारा किसी राजा के अधीन उसको व्यापार के लिए या बेच दिया जाता है। जब ये
मामलुक वंश, फिर उसके बाद में दास या गुलाम की बात होती है, या आदि तुर्क वंश। यानी दिन ऐबक की उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं भी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी थी? यानी ये जो था तो एक गुलाम, लेकिन एक गुलाम के तौर पर रहते हुए कैसे एक राजा के यानी अपने सैन्य संचालन द्वारा एक राजा का विश्वास जीतकर और कैसे एक दिल्ली की गद्दी पर एक गुलाम आसीन होता है, उसी के हिसाब से तब जैसे जैसे इनका समय आगे चला जाता है वैसे वैसे ये अपने जो सैन्य संचालन उनमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसी के हिसाब से इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की, यानी कुछ लोगों द्वारा इनको उपाधियां दी गई थी, जिसमें जो पहली उपाधि है इसको जो पहली उपाधि है वो इसकी थी लाख बख्श। पहली उपाधि क्या थी? एक नंबर जो उपाधि है वो है लाख बख्श, दूसरी है पील बख्श, दूसरी जो इसकी उपाधि थी वो कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों? पील बख्श। फिर तीसरी जो उपाधि है वो है हातिम द्वितीय, तीसरी जो उपाधि है वो क्या है? हातिम द्वितीय। और चौथी जो इसकी उपाधि है वो है कुरान खां। इसी कुरान खां के बारे में भी आगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तब ये समझेंगे भी कुरान खां क्या है। अब देखो, जो लाख बख्श है, इस लाख बख्श का अर्थ होता है भी वह शासक जो लाखों का दान करने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? लाख बख्श। पील बख्श, यानी कुछ इतिहासकारों के हिसाब से ये भी कहा जा सकता है भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इतना दान प्रिय शासक था भी, पील बख्श यानी अपने हाथियों तक का भी दान कर देता था। उसके बाद में हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जनता के अंदर भी इतना न्यायप्रिय शासक था, जनता भी इसको चाहने वाली थी, इस कारण जो उपाधि मिली वो कौन सी थी? हातिम द्वितीय। तथा चौथी जो इसकी उपाधि है वो है कुरान खां। यानी जब ये बचपन में जब इसको किसी व्यापारी के हाथ बेच दिया जाता है और जब इसको यानी जो काजी अजीज कुकी था उसने जब खरीद लिया था और उन्होंने इसको शिक्षा दीक्षा दी, पढ़ने के बाद में ये कहते हैं भी ये अपनी मीठी जो सुरीली आवाज़ थी उसके अंदर कुरान का पाठ किया करता था, उसी कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? कुरान खां की उपाधि दी गई थी। परिचय, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो परिचय पढ़ते हैं तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक तुर्की माता पिता की संतान थी, तुर्की माता पिता की संतान, तुर्की माता पिता की संतान। और जगह कौन सी थी? तुर्किस्तान। ये क्या था? परिचय के बारे में जब हम ये कहां से आया था तो ये तुर्की, इसके माता पिता किस वंश से? तुर्की वंश से थे और जगह कौन सी थी? तुर्किस्तान। तो एक समय जब ऐसा आ जाता है जब ये तुर्किस्तान से बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। कौन? ऐबक। बचपन से ही अपने माता पिता से कौन बिछड़ जाता है? ऐबक। और उस समय ये ऐबक एक व्यापारी के हाथ आ जाता है। किसके? व्यापारी के हाथ आ जाता है और वो व्यापारी इसको अपने साथ में लेके चलता है। यानी जब ये अपने माता पिता से बिछड़ जाता है उस समय ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था एक व्यापारी के हाथ आ जाता है और एक व्यापारी इसको लेकर एक जगह है जिसका नाम है निसापुर। जगह का नाम क्या है? निसापुर। और ये निसापुर कहाँ पड़ता है? फारस के अंदर। इसको यहाँ से निसापुर जब लेके जाता है वहाँ एक काजी होता है जो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से जो शादी विवाह का जो कार्य करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? काजी। तो ये जो व्यापारी इसको यहाँ से ले जाकर एक गुलाम के रूप में यहाँ पहले ये कह सकते हैं भी उस समय जो दिल्ली सल्तनत से पहले का जो समय था उस समय जो एक गुलाम या दास हुआ करते थे वो एक यानी क्रय विक्रय का मुख्य साधन हुआ करता था। उसी तरह इस व्यापारी इसको निसापुर लेके जाता है और निसापुर के अंदर एक काजी होता है जिसका नाम है काजी अजीज कुकी। उस जो ये व्यापारी किसको बेच देता है? काजी अजीज कुकी को बेच देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये जो काजी अजीज कुकी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रतिभा थी या सैन्य संचालन था उसको अच्छी तरह से समझ गया था तथा इस काजी जो अजीज कुकी था इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी प्लस साथ में सैन्य संचालन की भी शिक्षा दी। सैन्य संचालन की शिक्षा दी किसने? इसी काजी अजीज कुकी। इन्होंने सैन्य संचालन की भी शिक्षा दी, शिक्षा दीक्षा भी दी, अच्छी तरह इसको पढ़ाया लिखाया तथा घुड़सवारी का भी संचालन सिखाया।
घुड़सवारी का भी संचालन सिखाया। ये जो काजी अजीज कुकी था, ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको एक दास के रूप में इन्होंने खरीदा था, एक गुलाम के रूप में कीमत देकर उस व्यापारी से निशापुर के अंदर खरीदा था, ये अपने बच्चों से भी इससे ज्यादा प्रेम करता था। इस कारण जब एक दिन इस अजीज कुकी जो काजी था, इसकी जब मृत्यु हो जाती है, किसकी, इस अजीज जो काजी अजीज कुकी था, इसकी जब मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु के बाद में जो इस आजी यानी जो काजी अजीज कुकी के जो पुत्र थे, वो वापिस जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको वापिस एक व्यापारी को बेच देते हैं, वापिस व्यापारी को। तो फिर वो व्यापारी इसको लेकर के कहाँ जाता है, गजनी। कहाँ जाता है, गजनी। जैसे यहाँ गजनी जाता है और गजनी जाने के बाद में इस कुतुबुद्दीन ऐबक को वापिस किसी कीमत या दाम के रूप में एक गुलाम के रूप में बेच देता है। क्या, एक गुलाम के रूप में बेच देता है, किसको, महमूद गोरी को। किसको बेच देता है, महमूद गोरी को बेच देता है। कौन, जो जब ये काजी की अजीज कुकी के पुत्रों द्वारा एक व्यापारी को बेचा जाता है, वो व्यापारी इस गुलाम को लेकर कहाँ आता है, गजनी के अंदर। और गजनी से जब ये आता है तो उसी समय इस गुलाम के ऊपर यानी किसकी नजर पड़ती है, गजनी का जो शासक था महमूद गोरी, उसके ऊपर इसकी नजर पड़ती है। तब इन्होंने इसके मुंह पर जो एक तेज देखा, यानी एक जो शासक के अंदर होना चाहिए था, वो सभी गुण इनमें मिले। इस कारण इस गुलाम को किसने खरीद लिया, महमूद गोरी ने खरीद लिया और अपने दरबार में इसको लेकर के आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक को महमूद गोरी ने खरीद लिया है, तो इसके सैन्य संचालन तथा इसकी युद्ध प्रियता को देखकर उन्होंने सर्वप्रथम 1192 के अंदर जब भारत के अंदर तराइन का युद्ध होता है, किसका, तराइन का युद्ध होता है, उस तराइन के युद्ध में बहुत अच्छा सैन्य संचालन किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस युद्ध के अंदर अच्छा संचालन किया। अब देखो, ये भी उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, एक दास का एक किसी पद, एक दास या गुलाम का किसी राजा के अधीन किसी पद पर जाना। तो इन्होंने जब 1192 के अंदर जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, उस युद्ध में सैन्य संचालन का अच्छा, यानी जो सैन्य संचालन वो अच्छा किया था। इस कारण जैसे ही 1192 के अंदर जब तराइन का युद्ध जीत लेता है कौन, महमूद गोरी, तब वो जब यहाँ से वापिस जाता है, तब इस कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी जब अच्छा सैन्य संचालन के कारण एक पद देता है, और उस पद का नाम क्या था, अमीर ए, उस पद पर रखता है अमीर ए आखुर का पद देता है। यानी उस समय ये जो तुर्की भाषा थी उसके अंदर अमीर ए आखुर का मतलब होता है असव साला का अध्यक्ष, असव साला का अध्यक्ष। किसको नियुक्त करता है, 1192 के युद्ध जीतने के बाद में जो महमूद गोरी होता है वो इसको एक उपाधि देता है अमीर ए आखुर या असव साला का अध्यक्ष, जिसका अमीर ए आखुर का अर्थ क्या होता है, असव साला का अध्यक्ष। यानी जो घोड़ों का जो सैन्य संचालन था उसका मुखिया किसको बना देता है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब जब 1192 के अंदर जब तराइन का युद्ध हो गया था, उसके बाद में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में चंदावर के युद्ध जयचंद के विरुद्ध अभियान में ये गया। फिर 1197 का जो समय था, उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव, उस पर भी इन्होंने आक्रमण किया। फिर उसके बाद में 1197 के अंदर भीमदेव को पराजित किया। फिर 1202 का जो समय था, उस समय बुंदेलखंड के अंदर एक राजा था जिसका नाम था परमर्दी देव, उसको भी इन्होंने परास्त किया तथा अंत में जब 1205 के अंदर जब महमूद गोरी खोखरों के विरुद्ध आक्रमण करता है, तब इन्होंने यहाँ दिल्ली से जाकर के और वहाँ कुतुब यानी इस मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। इस कारण जब महमूद गोरी खोखरों को पराजित कर वापिस गजनी की ओर लौटता है, तब इसको दो उपाधियां और देता है भारत के अंदर। कौन कौन सी, एक तो अमीर और दूसरी सिपह सालार। यानी जब महमूद गोरी भारत से या खोखरों से विजय प्राप्त करके वापिस गजनी की ओर जाता है, तब यहाँ जो भारत का सैन्य संचालन था वो किसके हाथों में, यानी अपने जीते हुए क्षेत्रों का
मुखिया किसको बनाकर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तथा उसको एक उपाधि दे के जाता है अमीर या सिपह सलाहकार। यानी यहाँ का जो प्रशासन है, मैं तो अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ और यहाँ का जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। तो इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा पर भी आक्रमण किया और उसके बाद में यानी जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उस पर आक्रमण किया। लेकिन जैसे ही 1206 के अंदर जब कुतुबुद्दीन यानी जो महमूद गोरी अपने गौर प्रदेश की ओर जा रहा था, तब इन्हीं खोखरो जाति द्वारा उसकी घेर कर आत्महत्या यानी घेर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी समय जो यानी यहाँ का जो दिल्ली का जो क्षेत्र था या दिल्ली का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसको तो 1192 में ही हरा दिया था। उसके बाद में दिल्ली के ऊपर शासन स्थापित हो जाता है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी एक गुलाम था, किसका गुलाम था, गोरी का। यानी महमूद गोरी कह दो या चाहे शहाबुद्दीन गोरी। इसी गोरी के पास में 2 अन्य गुलाम भी हुआ करते थे, जिसका नाम क्या थे, एक का नाम था कुबाचा, दूसरे का नाम था यलदोज, दूसरे का नाम क्या था, यलदोज, और तीसरा था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये भी महमूद गोरी के क्या हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने अच्छे सैन्य संचालन के कारण जैसे ही महमूद गोरी की 1206 के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ दिल्ली की जो जनता थी वो महमूद गोरी को अपना राजा समझ लेती है या दिल्ली का सुल्तान समझ लेती है। लेकिन जब 1206 के अंदर जैसे ही दिल्ली का सुल्तान घोषित किया जाता है, तब इसका विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, एक तो कुबाचा, दूसरा यलदोज और तीसरा कौन था, बख्तियार खिलजी। क्यों, क्योंकि ये भी एक गुलाम थे, किसके, कुतुब यानी महमूद गोरी के गुलाम थे, और एक गुलाम के नीचे एक गुलाम कार्य करना कभी नहीं चाहता था। क्यों, क्योंकि इनका भी पद क्या था, उनके समान ही था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब महमूद गोरी की 1206 के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु होने के बाद में यहाँ जो दिल्ली का प्रशासन होता है वो कौन अपने हाथ में ले लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो था तो एक गुलाम लेकिन अपने सैन्य संचालन के कारण कैसे दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया, भी कैसे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता, और कैसे अनेक युद्धों के अंदर गोरी का जो विश्वास था उस विश्वास को जीतना भी एक गुलाम के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कुबाचा, यलदोज तथा बख्तियार, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो सर्वप्रथम जो इनका सामना होगा वो इन 3 व्यक्तियों से निपटना यानी इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। 1206 के अंदर एक दिल्ली था, उसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नए वंश की स्थापना करता है, और उस नए वंश का नाम क्या था, गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को हम कह सकते हैं यामिनी वंश, मामलूक वंश, दास वंश या आदि तुर्क वंश है। इसी कारण अब देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 की दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो सर्वप्रथम इसका जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक 25 जून 1206 के अंदर ऐबक ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उन महत्वपूर्ण कार्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे, जो पहला काल था 1192 से लेकर 1206 तक, यानी जब तक महमूद गोरी की मृत्यु नहीं होती है तब तक का जो शासन काल है वो हम कह सकते हैं गोरी के प्रतिरोधियों का समय था। यानी 1192 से लेकर 1206 तक का जो समय था, महमूद गोरी भारत के अंदर तुर्क वंश की स्थापना करना चाहता था, यहाँ से भारत के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो उसी समय हम कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने पढ़ा था भी जो सैन्य संचालन था उस सैन्य संचालन के अंतर्गत 1192 के तराइन के प्रथम युद्ध में भारत के अंदर आता है, तथा जो 1192 से लेकर 1206 का समय था उसको हम कह सकते हैं गोरी के प्रतिरोधियों का समय। यानी 1192 से लेकर 1206 तक, जब तक यहाँ पूर्ण रूप से जो दिल्ली की गद्दी पर जब गुलाम वंश की स्थापना नहीं हुई थी उसके बीच का समय। क्यों, क्योंकि जो 1192 से का जो समय था उसी समय महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और गौर क्षेत्र चला जाता है, और यहाँ का जो यानी जो अधिकारी होता है वो किसको नियुक्त करके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक के रूप में या सिपह सलाहकार या सूबेदार के रूप में। 1206 से लेकर और 1208 का समय था, यानी 6 से 8 वर्ष, यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, यानी 25 जून
1206 के अंदर जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद से लेकर के और 8 यानी 1206 से लेकर जो 1208 का समय था वो एक मलिक और सिपह सलाहकार के रूप में कह सकते हैं हम। यानी यहाँ जब 1206 के अंदर जब गौरी यहाँ से वापस चला जाता है खोखरों को पराजित करके, तो यहाँ उनका जो यहाँ का जो साम्राज्य था तुर्क यानी उसके अधीन साम्राज्य था, उसका मुखिया किसको नियुक्त करके जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 से लेकर 1208 का जो समय था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके रूप में बिताया था? मलिक या सिपह सलाहकार के रूप में। फिर जब 1208 से लेकर और 1210 का जो समय था, यानी कब? ये जो 2 साल थे 1208 से लेकर 1210 का जो समय था वो उन्होंने दिल्ली के ऊपर एक स्वतंत्र शासन के रूप में चलाया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था भी भारत के अंदर जो स्वतंत्र शासक था दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1208 से लेकर 1210 का जो समय था वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में ये बिताता है। अब देखो, जैसे ही 1206 के अंदर महमूद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था, एक जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था गियासुद्दीन मुहम्मद। जो गोरी का उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? गियासुद्दीन मोहम्मद। ये गियासुद्दीन मोहम्मद सन 1208 के अंदर, किस सन में? 1208 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में एक पत्र भेजता है। कब? 1208 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में दिल्ली के अंदर एक क्या भेजता है? पत्र भेजता है। उस पत्र को क्या कहा जाता है? दास्ता मुक्त पत्र। दास्ता मुक्त पत्र। साथ में क्या भेजता है? एक राजा का जो चिन्ह होता है छत्र प्लस पताका। पताका का मतलब होता है झंडा। यानी ये उनको भेजता है कि गियासुद्दीन मोहम्मद जो गोरी का उत्तराधिकारी बनता है वो 1208 के अंदर, जैसे ही 1206 के अंदर वो गुलाम गद्दी पर बैठता है, यानी था तो वो एक दास, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो दास होकर के एक राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उधर गजनी के अंदर जो गोरी क्षेत्र था वहां इसका उत्तराधिकारी अभी तक जीवित था। कौन? गियासुद्दीन मोहम्मद। ये गियासुद्दीन मोहम्मद गजनी का शासक बन जाता है, लेकिन दिल्ली का जो क्षेत्र था यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो यहाँ क्या था? यहाँ सिपह या सलाहकार या अमीर तथा 1206 के रूप में 1206 के अंदर जब वो दिल्ली की गद्दी पर वहां के लोगों द्वारा न्यायप्रियता के कारण आसीन कर दिया जाता है, तब ये गियासुद्दीन महमूद उसको 1208 के अंदर एक दास्ता मुक्त पत्र भेजता है। भी आज के बाद में आपको मैं जो दास्ता थी आपके ऊपर जो गुलामी नाम का जो दब्बा था उसके अंदर मैं आपको उससे गुलाम यानी जो उससे मुक्त करता हूं। साथ में जो एक राजा का छत्र होता है वो भी मैं आपको भेजता हूं, और एक पताका यानी जो हमारी मुस्लिम समाज के अंतर्गत जो हमारा झंडा है वो मैं आपको भेजता हूं। आज के बाद आप यानी 1208 के बाद में आप स्वतंत्र रूप से दिल्ली के क्या हो? शासक हो। स्वतंत्र रूप से दिल्ली के आप क्या हो? सुल्तान हो। ये बात कब की है? तो इसी तरह हम ये बात है 1208 से लेकर 10 तक। तो ये कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर स्वतंत्र रूप से कितने वर्ष तक शासन किया था? 2 वर्ष तक। कब? 1208 से लेकर 1210 तक। वो भी कब? जब यानी इस गियासुद्दीन मोहम्मद ने उसको यानी जो दास्ता मुक्त पत्र भेजा, छत्र चिन्ह भेजे, तथा उसके बाद में उपहार स्वरूप उनको एक जो पताका होती है वहां उसका जो झंडा होता है वो भेजा, तथा उसको दास्ता से मुक्त कर दिया। इसका सुल्तान का पद धारण नहीं किया। पहली बात तो इसकी ये देखो, जब ये स्वतंत्र एक शासन के रूप में हो गया था, यानी अब जो यानी जो गियासुद्दीन मोहम्मद था वो कह सकता है भी अब आप एक सुल्तान की पदवी धारण कर सकते हो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा गुलाम वंश का शासक था जिन्होंने किसकी पदवी धारण नहीं की थी? गुलाम की पदवी धारण नहीं की थी। और न ही इन्होंने अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। न ही अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। तथा न ही अपने नाम का क्या पढ़ाया? खुतबा। न ही अपने नाम का क्या पढ़वाया? न पढ़वाया खुतबा। यानी सीधी सी बात है, ये कह सकते हैं जब स्वतंत्र शासक बन गया न तो सुल्तान का पद धारण किया, न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, और न ही अपने सुल्तान बनने का खुतबा पढ़वाया। तो अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कह सकते हैं भी कितना बढ़िया शासक था। भी सिर्फ
सुल्तान का पद उसको मिल रहा था, लेकिन इन्होंने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। सिर्फ जब तक इसकी मृत्यु होती है 1210 के अंदर, तब तक ये एक गोरी के सिपह सालार या अमीर के पद पर ही रहा था, अमीर के पद पर ही रहकर संतुष्ट रहा, रहकर संतुष्ट रहा। क्यों संतुष्ट रहा? क्योंकि ये सिपह सलाहकार और अमीर के पद से संतुष्ट रहा, ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही खुतबा पढ़वाया। अब जब ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है, तो हम इसके जब जो चर्चा करते हैं उससे पहले जब फिर 1210 के अंदर जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, कब? 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और वो भी कैसे? एक खेल होता है जिसका नाम है चौगान, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं? पोलो। यानी चौगान खेल रहा था और उसी चौगान खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरकर मृत्यु, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तथा मृत्यु होने के बाद में जो इसका जो मकबरा होता है वो कहाँ है? लाहौर के अंदर। तो इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो मकबरा बनाया गया वो भी कहाँ है? लाहौर के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक सम्राट के रूप में कब बना, कैसे इसने गोरी के पास में ये आया, कैसे उस काजी अजीज कुका ने इसको अपने यहाँ रखा, और कैसे ये एक तुर्किस्तान से अपने तुर्की माँ बाप से बिछड़कर कैसे एक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। ऐबक की कठिनाइयों में पहला है गोरी के अन्य प्रभावशाली अमीर। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर आसीन तो हो गया था, लेकिन इसके जो प्रत्येक जो प्रभावशाली अमीर थे, अमीर का मतलब उनके पास में भी वो पद थे, लेकिन वो भी गोरी के क्या थे? गुलाम थे। उसके अंदर से अगर हम बात करें तो पहला था कुबाचा। कौन था? कुबाचा। दूसरा था यल्दोज। दूसरा कौन था? यल्दोज। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब देखो, ये जो तीनों थे ये भी महमूद गोरी के गुलाम हुआ करते थे, और अब अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक के समान ही समझते थे। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की कहने को तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन गुलाम किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। लेकिन अब एक स्वतंत्र शासक के रूप में यानी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया था। तो गोरी के जो अन्य प्रभावशाली, यानी एक तो ये कुबाचा, एक यल्दोज और एक ये बख्तियार खिलजी, ये कतई किसको नहीं मानते थे? यानी कतई सुल्तान नहीं मानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, तथा उसको खुद उसको भी अपने ही समान समझते थे, और उनका जो तुर्क अमीर थे उसको सुल्तान का जो पद मिला हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका विरोध करते थे। कौन कौन? एक कुबाचा, दूसरा यल्दोज और तीसरा बख्तियार खिलजी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक था, इन्होंने भी अपनी जो साहसिक जो परिचय था, यानी जो साहसिक पदवी थी, उनका परिचय देते हुए ये जो कुबाचा था, कौन? ये जो कुबाचा था, इसके साथ में तो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। किसका विवाह करता है? पुत्री का। किसके साथ में? ये जो उसका तुर्क जो अमीर तुर्क था कुबाचा, जो ये विरोध कर रहा था, इसके सुल्तान पद को मान नहीं रहा था। तब इन्होंने क्या किया? अपने दिमाग के अंदर से एक खेल निकाला, और उसी खेल के अंतर्गत क्या किया? जो कुबाचा था, इस कुबाचा के साथ में विवाह कर देता है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा के साथ में किया, तो ये जो कुबाचा था वो भी किसके पक्ष में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब जो दूसरी इसके सामने समस्या थी वो था यल्दोज, यानी यल्दोज के साथ में ये या कुतुबुद्दीन ऐबक फिर अपनी एक नई चाल चलता है, तथा इस यल्दोज की पुत्री थी, इस पुत्री के साथ में स्वयं विवाह कर लेता है। स्वयं विवाह। अब देखो, कुबाचा के साथ में तो अपना रिश्ता बना लिया। कैसे भी? कुबाचा के साथ में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दूसरा जो अमीर विरोधी यल्दोज था, उसकी पुत्री के साथ में स्वयं ने विवाह कर लिया। तथा ये जो बख्तियार खिलजी था, इस बख्तियार खिलजी को भी अपने यानी जो बख्तियार खिलजी था, यानी जो खिलजी या सरदार थे, वो भी इसको नहीं मानते थे। लेकिन जो ये बख्तियार खिलजी था, इन्होंने एक तो जो दो भारत के समय, उस समय बिहार के अंदर शिक्षा के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, कौन कौन से? एक तो था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय,
और दूसरा, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन दोनों को तोड़ा था किन्होंने? बख्तियार खिलजी ने। तोड़ने के एवज में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा और जो यल्दौज थे, ये तो दो इसके पक्ष में हो गए थे। ये पक्ष में होने के कारण जो बख्तियार खिलजी था, इसको भी मजबूरन किसकी और किसके पक्ष में आना पड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक के पक्ष में। तो हम यहाँ कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ अपनी बुद्धि का सहारा लिया, तथा जो तुर्क अमीर इनको सुल्तान के पद पर नहीं देखना चाहते थे या उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन लोगों के साथ में इन्होंने विवाह संबंध अपनाए तथा उनको अपनी ओर कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने के बाद में या सिपह सलाहकार का पद प्राप्त करने के बाद में जो दूसरी कठिनाई आई वो कौन सी है? सीमांतों की सुरक्षा। जो क्षेत्र था, उन क्षेत्र की जो सीमाएं थी, उन सीमाओं की सुरक्षा करना सबसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्यों? क्योंकि इसका जो सीमा यानी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, वहां का शाह था ख्वारिज्म, एक जगह है ख्वारिज्म, और यहाँ का जो सुल्तान था वो कौन था? शाह। इस शाह ने जो ख्वारिज्म के आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को विजित कर लिया था, तथा उस विजित क्षेत्र की जो सीमाएं लगती थी किसके राज्य के साथ में? कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य के साथ में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की सीमाओं को के पास में ये जो ख्वारिज्म का शाह था, इन्होंने अपने क्षेत्र को जीत लिया। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की क्या थी, जो सीमाएं थी, वो अब किसके नजदीक आ गई थी? ख्वारिज्म शाह के नजदीक आ गई थी। और ये दोनों की जो सीमाएं थी वो भी आपस में एक दूसरे को छूने लगी थी, जिनसे अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने दूसरी क्या समस्या थी? भी हो सकता है ये ख्वारिज्म का शाह है, जो ख्वारिज्म का शाह था, हो सकता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सीमाओं पर आक्रमण कर दे। तो इस कारण जो दूसरी बड़ी समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आई वो थी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा। तो पहली कठिनाई तो क्या थी? गोरी के अन्य प्रभावशाली अमीर, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और दूसरी क्या है? अपने सीमाओं की सुरक्षा कर। लाहौर का शासक गजनी के अधीन। ये कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कठिनाई आई? क्योंकि लाहौर का शासन यानी जो लाहौर का जो क्षेत्र था वो अभी भी किसके हाथों में था? गजनी के शासक के हाथों में था। किसके? गजनी के शासक के अधीन था। ये कह सकते हैं भी जो गजनी का शासक था कौन? यानी जो महमूद, यानी जो जिन्होंने इसको स्वतंत्र राजा घोषित किया था, उसी राजा के अधीन था गजनी का क्षेत्र। अब भी यानी अब भी जो लाहौर का क्षेत्र था गजनी, वो किसके अधीन था? गजनी के शासक के अधीन था लाहौर का क्षेत्र। लेकिन जैसे क्षेत्र को अपने राज्य का अंग समझते थे, यानी जो लाहौर का जो क्षेत्र था, कौन सा? लाहौर का क्षेत्र था। उस लाहौर के क्षेत्र को ये जो गजनी के सुल्तान हुआ करते थे वो अपना अंग समझते थे। किसको? लाहौर के क्षेत्र को अपना अंग समझते थे। इस कारण जो भी इस इधर जो यल्दौज नाम का एक इसका जो व्यक्ति था, यल्दौज, कौन? यल्दौज, जिसके साथ में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, वो भी इस लाहौर के क्षेत्र को हड़पने की ताक में था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से जो तीसरी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने शासन के समय कठिनाई है वो कौन सी थी? लाहौर का शासन गजनी के अधीन भी, यानी अब भी जो लाहौर का शासन था वो गजनी अपने अधीन, अपने अंडर में ही मानता था। लेकिन एक और था व्यक्ति यल्दौज, जिसके साथ में अपनी स्वयं का विवाह किया था, उसकी पुत्री के साथ में स्वयं विवाह किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी लाहौर को क्षेत्र को तिरछाई नजरों से देख रहा था। तो चौथी कठिनाई आई वो क्या थी? हिंदू सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति। अब देखो, इधर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर आसीन तो हो गया था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो कठिनाई आई वो क्या थी? हिंदू जो सामंत थे वो उन सामंतों की शक्ति क्या है? बढ़ती जा रही थी। अब उस हिंदू सामंतों की जो शक्ति थी उस शक्ति को बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन शक्ति का दमन करना कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने मुख्य रूप से कठिनाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हिंदू सामंत थे वो एक दूसरे से मिलकर के और किसको भारत से या किसको गद्दी से हटाना चाहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो हिंदुओं की, जब हिंदू सामंतों की जो शक्ति बढ़ रही थी वो शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का यहाँ संगठन होना प्रारंभ हो गया था।
संगठन था। हिंदू जब संगठन कर रहे तो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या किसके सामने आएगी? कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी से हटा भी सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब मूल्यांकन करते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा शासक था। तो पहला पॉइंट है वो है वीर योद्धा। वीर योद्धा, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वीर योद्धा व योग्य सेना नायक। योग्य सेना नायक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये पीछे भी पढ़ा था भी कैसे एक गुलाम पद से चलकर और कैसे एक इतने बड़े गजनी क्षेत्र के सुल्तान का विश्वास जीतना कितनी बड़ी बात थी, और वो भी एक गुलाम के लिए। इसी कारण हम कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा योद्धा तो था। क्यों? क्योंकि अच्छा योद्धा क्यों था? देखो 1192 के बाद में कैसे 1210 तक दिल्ली की गद्दी यानी इन्होंने प्राप्त की 1206 के अंदर, यानी इसके, और फिर उसके बाद में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद में देखो कैसे एक वीरता के कारण ये सब संभव हो सकता है। और दूसरा एक योग्य सेना नायक था भी। क्यों? क्योंकि अपने योग्य सेना नायक के संचालन या अपनी सेनाओं के संचालन या युद्ध के अंदर अपनी कुशलता या प्रवीणता के कारण ही, या युद्ध संचालन की जो कूटनीतियां थी उसके कारण ही उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास जीता तथा सर्वप्रथम अमीर ए आखूर का पद पाया। तथा उसके बाद में यहाँ जब गोरी यहाँ से वापिस चला जाता है गजनी क्षेत्र की ओर, तो यहाँ का मलिक या सिपह सलाहकार नियुक्त करके चला जाता है। यानी भारत का कह सकते हैं भी तुर्की जो साम्राज्य था उसकी लगभग जो नींव थी वो किसके हाथ में छोड़कर चला गया था? ऐबक के हाथ में। तो मूल्यांकन के अंदर हम ये कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर योद्धा और योग्य सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जनता का उद्धार करने वाला था, जनता के साथ में अच्छी तरह वार्तालाप बातचीत करने वाला था। इसी कारण जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर महमूद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तब दिल्ली की गद्दी पर उसको यानी सुल्तान के रूप में ही मानने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं विभो एक यहाँ उदार था। उदार के साथ साथ में दानप्रिय भी था। क्यों? क्योंकि उसने 2 उपाधियां धारण की थी, और वो उपाधियां किस कारण मिली थी? एक तो उसमें उपाधि हमने पहले भी चर्चा की थी, लाख बख्श। दूसरी उपाधि कौन सी थी? पील बख्श। और तीसरी एक उपाधि कौन सी थी? कुरान खां। अब देखो वो दानप्रिय कैसे था? भी उदार भी था, जनता का लालन पालन करने वाला भी था, जनता के साथ में सही न्याय करने वाला था, और दूसरा दानप्रिय था। क्यों दानप्रिय? इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा लाखों का दान करता था। इस कारण लाख बख्श की उपाधि भी, वो जनता के सामने लाखों का दान करता था। पील बख्श यानी दानप्रियता में इतना अच्छा था, हाथियों तक का दान करता था। तीसरी उपाधि जो इन्होंने धारण की थी जो कुरान यानी कुरान का, यानी ये कह सकते हैं भी बचपन में ही जब अजीज जो कुकी था उसके पास में आता है तो ये अपनी इतनी सुरीली आवाज के अंदर क्या करता था? कुरान का जो पाठ करता था। इसी कारण उन्होंने कुरान खा की उपाधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है? उदार व दानप्रिय शासक कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कुशल राजनीतिक। कुशल राजनीतिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर हम कह सकते हैं भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक गुलाम होते हुए भी यानी अपनी जो राजनीति होती है, जो कुटिलता होती है, वाकपटुता होती है, उसमें इतना चतुर था कि उसने जो गजनवी का शासक यल्दौज था, यानी उस समय कुशल राजनीति कैसे था? यानी जो गजनी का शासक यल्दौज था, उस समय गजनी का शासक कौन था? यल्दौज था। लेकिन इस यल्दौज ने जैसे ही दिल्ली के अंदर अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? इस यल्दौज ने दिल्ली क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कुशलता तथा सूझबूझ भरी राजनीति के कारण या अपनी कुटिलता के कारण इस यल्दौज की जो यल्दौज था उस यल्दौज की पुत्री के साथ में स्वयं विवाह किया तथा विवाह करके उसका मुंह बंद कर दिया। न्यायप्रिय, इस न्यायप्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा शासक था, जनता के साथ में अच्छी तरह न्याय करता था तथा जनता के साथ में अच्छी तरह न्याय करता था तथा जब न्याय या किसी आपराधिक व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उस अपराध के बदले में उसको दंड भी देता था। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं भी कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसका जो शासनकाल था उस समय भेड़ तथा भेड़िए
यानी कह सकते हैं एक तो जो भेड़ जानवर होती है वो और एक भेड़िया जो कुख्यात आतंकवादी है, उस दोनों को एक ही जगह पानी पीना पड़ता था। किसके शासनकाल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। इसी कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो न्याय था वो बहुत ही अच्छा था। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया तो उस अपराध के बदले में उसको कठोर दंड भी देता था। तो हम कह सकते हैं भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक न्यायप्रिय राजा भी। पांचवा जो पॉइंट है क्या है? कला व साहित्य का प्रेमी। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कला और साहित्य को भी अपना जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में कला व साहित्य को भी संरक्षण देता था। विद्वानों तथा साहित्यकारों ने भी इन्होंने संरक्षण दिया था। किसको? बड़े बड़े विद्वानों तथा साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। अपने जो दरबार था उसमें विद्वानों तथा साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। इसी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके दरबार में एक तो हसन निमाजी और दूसरा जो व्यक्ति था फकर ए मुदबीर। यानी ये जो दो, यानी कह सकते हैं जो साहित्य और कला के अंदर जो अग्रणी व्यक्ति थे उनको भी अपने दरबार में रखा था। और जो दो विद्वान थे हसन निमाजी और जो फकर ए मुदबीर, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। अब निकालते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का निष्कर्ष भी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सार। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना पढ़ा तो हम क्या उसके बारे में अच्छी बात कर सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त विवरण जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान योद्धा था, कुशल राजनीतिक था, युद्ध क्षेत्र या रण कौशल में अपनी जो कौशलता थी उसको दिखाने वाला चतुर व्यक्ति था, तथा यह हमेशा से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला था। इसी साम्राज्य विस्तार के आधार पर कैसे एक गुलाम से निकल करके और कैसे एक दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान का पद धारण न करके, न खुतबा न सीखे चलवा करके और कैसे एक गद्दी को प्राप्त करता है। इस तरह ये कह सकते हैं भी दिल्ली के अंदर एक स्वतंत्र शासन का संचालन करना या संस्थापक करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। धन्यवाद।